देन हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी। एल्जेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने लास्ट क्लास में भी देखा था, बट यहाँ पर 3 इवेंट्स के लिए हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। 3 इवेंट्स के लिए, फॉर 3 सिंपल इवेंट बोल सकते हैं, 3 सिंपल इवेंट्स। 3 सिंपल इवेंट्स के लिए हम लोग इसको देखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए ये वाला था पहला क्वेश्चन जो था, इसको मैंने पहला वाला पार्ट किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल हो 3 से, और दूसरा इसका पार्ट था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज डिविजिबल बाय 3। ये कंफर्म हुआ क्या? ये हुआ है आप लोग से? ए क्यू प्लस बी क्यू इज डिविजिबल बाय 3, राइट? यस और नो? वन बाई थ्री नहीं आएगा, गलत आंसर है। ये तो फैक्टर बता रहे हो प्रत्युष आप, फैक्टर नहीं बताना है बाबू। यहाँ पे ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो 3 से डिविजिबल हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज डिविजिबल बाई 3। 2 के लिए हमने बताया था, ठीक है। ये सॉरी, पहला वाला पार्ट जो है वो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला पार्ट, जिसमें 2 फैक्टर हो रहे थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके लिए मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अब आपको जो भी करना है इसके लिए करना है। चलिए, अब दिख रहा है ना? चलिए देखिए क्या करेंगे। हमने बोला था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप ग्रुपिंग से प्रोसीड करोगे। पहला ग्रुप में हमने जो नंबर्स लिया था वो था 1 4 7, इसके बाद क्या होगा 10 एंड अप टू व्हाट 3n-2 मिला था हमें। 3n-2 nth नंबर मिलेगा इसका, आप देख लीजिएगा। तो दूसरा जो ग्रुप मिला था G2 हमने लिया था, वो कंसीडर किया था 2 से। हमने 2, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 11, एंड दिस इज अप टू 3n-1। और जो तीसरा ग्रुप हमने लिया था G3, दिस इक्वल्स टू, ये लिया था 3 6 9 एंड दिस इज अप टू 3n। दिस इज अप टू 3n। अब देखिए आपको जो ये नंबर्स निकालने हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो होगा इसको पहले आप फैक्टर के फॉर्म में ए प्लस बी इंटू, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। सॉरी, माइनस ए बी होगा यहाँ पे। हाँ, ये माइनस ए, ठीक है। ये माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिंपल वाले के लिए चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी के लिए एक हमें यहां से मिलेगा, ए प्लस बी 3 का फैक्टर होगा। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ कर सकते हैं। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है हमें, हम सिर्फ यहां पर जब भी ध्यान रखिए
अगर आपको इस तरह के स्क्वायर वाले नंबर दिए हुए होंगे तो हम चेक नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इसी से अपना आंसर प्रोसीड कर लेंगे। तो एक जो होगा यहां से एडिशन करने पर हमें मिल रहा था, तो एन में से एन नंबर में से एक नंबर यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा हम देख रहे थे कि एडिशन में इन दो ग्रुपिंग से मिल रहा था, इन दो ग्रुप से, कि एक नंबर पहले वाले ग्रुप से ले रहे थे और एक नंबर दूसरे वाले ग्रुप से ले रहे हैं, तो ये भी 3 के मल्टीपल्स हमें दे रहे थे। ठीक है, तो NC1 इंटू NC1 इन दोनों के लिए, तो टोटल जो हमें, और यहां पर NS की जो वैल्यू हमें मिली थी, NS, ये हमें मिल जाएगा 3NC2 आप टोटल में से। ये एक तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2AB या माइनस 2AB कर लेंगे, माइनस ए बी कीजिए और प्लस ए बी कीजिए, माइनस ए बी कीजिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसमें एक प्लस ए बी आ जाएगा, जैसे यहां पर अगर किसी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए यहां पर चेक नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों नंबर से चेक कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, या अगर हम NE की बात करें, NE की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, ये NC2 होगा ना, सॉरी यहाँ पे NC1 हमने ले लिया, NC2 होगा। दोनों नंबर इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो ऐड करेंगे, तो इनको एडिशन के बाद, एडिशन ऑपरेशन के बाद हमें 3 के मल्टीपल मिलेंगे। तो यहां पर हम इसके लिए लिख सकते हैं NC2 प्लस NC1 इंटू NC1। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, दिस इक्वल्स टू NC2 प्लस NC1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, NC1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 3NC2। सभी को क्लियर है क्या? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, आप लोग को ट्राई करना चाहिए था। ठीक है, एडिशन वाले में यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू होता तो क्या करते, ए माइनस बी वाले सिर्फ फैक्टर से चेक करते हम, तो ए माइनस बी से हमें कहां कहां मिल रहा था, इसमें से मिल रहा था, इसमें से, यानी कि वो हो जाता 3 टाइम्स ऑफ NC1 डिवाइडेड बाई 3NC2। NC1 नहीं, NC2 क्या होता, अगर यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू होता, हाँ सेकेंड वाले में चेक नहीं करेंगे, जब अगर देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता, हम क्या करेंगे, ए माइनस बी ले लेंगे। और अब देखिए इसका रीजन ये है कि भाई कोई लोग पूछ सकते हैं कि सर इसके लिए क्यों नहीं चेक करेंगे, ठीक है, इसके लिए क्यों नहीं चेक करेंगे, तो रीजन इज दैट कि इसके लिए अब कोई देखिए यहां पर एडिशन के थ्रू हमें मिल रहा था, अब हम कितने नंबर को इस तरह से चेक करते चलेंगे, तो इसका कोई एग्जैक्ट मतलब इसका कोई एग्जैक्ट क्या हम बोलेंगे, रूल नहीं है कि ये 3 के मल्टीपल्स कब आएंगे और कब नहीं आएंगे। एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, लाइक अगर हम इसको a माइनस बी में ब्रेक करें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सॉरी अगर इस प्लस वाले को ही करें तो, किसी ने रीजन पूछा है, मैं वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक, तो इस नंबर को आप ऐसे लिख पाते हैं। ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, पूरे नंबर्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, 15 तक, उतने टाइप के नंबर दिए हुए हैं, तो हम वैल्यू रख रख के चेक कर सकते थे कि इसमें से कौन सा 3 का मल्टीपल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि 1 से लेकर 3n टाइप का नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो नंबर परफेक्ट है, और इस नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके थ्रू आप बता पाएंगे कि ए और बी का क्या क्या वैल्यू रखने पर ये 3 के टाइप का, दैट मींस 3 के मल्टीपल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली है कि दोनों नंबर अगर, तब ये प्लस वाला ले लेते हैं भाई, यहाँ पे प्लस वाला, कि दोनों नंबर अगर 3 के मल्टीपल हो तो उनका एडिशन भी 3 का मल्टीपल होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, या दूसरा कि अगर दो नंबर को ऐड करने पर 3, तो हम देख रहे हैं सिंपली इन दो, ये दोनों ग्रुप्स के ऐसे नंबर हैं जो ऐड करने पर 3 के मल्टीपल दे रहे हैं, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली रख सकते थे, हाँ a प्लस बी होगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होता, ये तो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को चेक करना होता तो हम सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी को चेक करेंगे, हम देखेंगे कि a माइनस बी के कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल हम देखते, तो a माइनस बी वाले से हमने देखा था
तो उसमें प्लस वाला सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ NC2 डिवाइडेड बाई 3NC2। देखिए दोनों सेम नहीं है, ये 3 इंटू है NC2 और ये 3NC2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AQ माइनस BQ वाले के थ्रू, ठीक है भाई। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने लास्ट क्लास में ही दिया हुआ था कि आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए जो है 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है वो 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमने दिया था 0.5, देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डिवाइडेड बाई बी बार, ठीक है। समझ में आया? ये ट्राई किए हो क्या आप लोग? तो देखिए आपको जो फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कंडीशनल बी बार, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ ए बाई बी हम क्या जानते हैं कि दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ये हो जाएगा भाई। अब हमने आपको बताया हुआ था, या ये डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ये ए बार और बी बार की जो वैल्यू होती है वो यूनियन या कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, ये सिंपली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? ए यूनियन बी का, दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी, और अगर हमें ये चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपको ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप ये कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो कि सिंपली 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को क्या कर लेते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो। सॉरी, यूनियन नहीं, यहाँ पे बार नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप कर लेते हो, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या होगा भाई? तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 0.6 है, तो बी बार जो होगा वो 0.4 हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.4 हो जाएगा। अब पी ए यूनियन बी कितना होगा? तो इसके लिए हम यहां से प्रोसीड करेंगे। देखिए आपको गिवन है कि पी बी बाई ए दिया हुआ है, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए जो होगा ए इंटरसेक्शन बी के ही बराबर आता है, तो दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साइड चेंज करेगा, तो पी ए इंटू पी बी बाई ए, पी बी बाई ए। पी ए क्या हो गया? पी ए इज 0.3 इंटू बी बाई ए जो है 0.5 दिया हुआ है, तो ये 0.15 हो गया। ओके, अभिनव का आंसर आ रहा है 0.625, सभी का आ रहा है क्या ये? हाँ अभिनव, हाँ गौरव बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? गौरव, ये नो सर, कुछ नहीं बोलना है। हाँ बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है सब कुछ। ओके, तो अब देखिए, अब क्या हम कर सकते हैं, अब आपको निकालना है पी ए यूनियन बी निकालना है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। पी ए यूनियन बी जो होगा, दिस विल बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा भाई, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे डेटा रख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, तो आप यहां से पी ए यूनियन बी की वैल्यू कोई बताएगा क्या कि वो कितना आया है? एनीवन? आंसर डिफरेंट आ रहा है, लेकिन प्रत्येक का आंसर सही है।
5/8 जिनका आंसर आ रहा होगा दे ऑल आर करेक्ट। तो पीए जो है भाई, देखिए कोई बता नहीं रहा है तो मैं लिख ले रहा हूं खुद से। पीए जो है 0.3 और 0.6 और ये आया है 0.15, तो 0.3 0.6 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.90 माइनस 0.15, ये कितना हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, किसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, पी ए बाई बी बार। तो हमें 1 माइनस इतना यहाँ पे रख सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए आंसर रख दे रहे हैं अब। यहाँ पे हमने देखा कि ये आया है 1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 0.25, तो ये आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डिवाइडेड बाई बी बार, ये मिल जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0.4, जीरो कर लेते हैं, तो ये हो गया 25/40 एंड दिस इज 5/8। तो 5/8 जिनका आ रहा था वो सभी सही होंगे। नहीं नहीं, अच्छा इसमें डाउट मत पालिए भाई कि फॉर्मूला यूज करके करेंगे वो। हाँ प्रत्येक आंसर सही है, ऐसा नहीं करेंगे भाई। देखिए कि ये भी हालांकि लॉजिकल रीजन है, ठीक है। इसको किसी ने लिखा कि दिस विल बी पी ए बाई बी का होल बार, ये कह रहा है। बट मैं आपको बता दूं ये डिवीजन नहीं है। देखिए अगर ये डिवीजन होता, अगर ये डिवीजन होता तो वो सही होता। प्रत्युष इज इट क्लियर, ये डिवीजन नहीं है, ये नोटेशन है। कि ये क्या है, नोटेशन है। ये नोटेशन ये बताता है कि वी हैव, अगर आपको लिखा है पी ए बाई बी, पी ए बाई बी, तो आपको बताता है कि आपको इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है वेन एवर दिस वन इज गिवन, वेन एवर बाद वाला गिवन होता है, ठीक है। तो ये डिवीजन नहीं है, डिवीजन होता तो आपका ए, डिवीजन होता तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो दोनों पर एक ही साथ आ जाता, ठीक है। बट ये डिवीजन नहीं है, ध्यान रहे। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, ठीक है। अगर ये डिवीजन होता तो वो सही होता। और वैसे भी मैं बता दूं, ये ए एंड बी दोनों सेट्स हैं, सेट्स में डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। जिस तरह से वेक्टर में डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है, उसी तरह सेट्स में भी डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। तो इट्स सिंपली अ नोटेशन। ये क्या है भाई, ये नोटेशन है, देयर इज नो डिवीजन एट ऑल। ये नो डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं है ये। अगर ये डिवीजन होता तो आपका काम आसानी से हो जाता, लेकिन डिवीजन होता ही नहीं भाई, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होता ये टर्म। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। हाँ आई थिंक गौरव आपने मैसेज किया था, सिर्फ ए पर नहीं दोनों पर बार है। देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दोनों पर बार दिख भी रहा है, दोनों पर बार दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज में 1 से लेकर 6 तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भाई। 1 to 6, 1 to 6 13.1, कोई पूछना है तो पूछ सकता है, कोई नहीं। हाँ आंसर तो दिया ही रहे, ऑप्शन तो ऐसा दिया ही रहेगा। इसीलिए तो आप कंफर्म हो के आते हो एग्जाम में कि अरे मेरा ये तो सही लग गया, आंसर भी मैच कर रहा था। लेकिन वो हमेशा दिखने वाला आंसर सही नहीं होता है। चलिए किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो मैं आगे। ओके चलिए कंफर्म करते रहिए कि किसको किस में डाउट है। 7 to 11, क्वेश्चन नंबर 7 to 11
किसी को कोई डाउट? 10 मैं लिख दे रहा हूं, 10, 13, 15। और इसके अलावा भाई कोई ब्लैक डाइस वाला ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर लिखो प्रत्युष। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 तो आ गया है। अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। कह रहा है कि अ ब्लैक डाइस एंड अ रेड डाइस। भाई सिंपल सी बात है, अगर ब्लैक और रेड होगा तो आप मान लीजिए ना कि आपको एक केस एज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें जो एक नॉर्मल डाइस की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको, एक पेयर ऑफ डाइस की तरह। क्या करेंगे? एक पेयर ऑफ डाइस की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन आपको इसमें एजम्पशन लेना होगा कि जो पहला जो स्कोर होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लिख लिया मान लीजिए 2 और 5 लिखा, ये मान लीजिए कोई आउटपुट आया है। तो आपको इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किसको पहला माना है और किसको दूसरा माना है। तो जो पहला दिख रहा है उसी को पहला मान लीजिए। तो मान लीजिए कि जो फर्स्ट स्कोर होगा, लेट द फर्स्ट score be from the black dice, from the black dice, and second is from कैसा डाइस है वो? रेड डाइस, रेड डाइस। ठीक है भाई। तो इसमें आपको ये पता चल गया कि जो टोटल आपको सैंपल स्पेस मिलने वाले हैं, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, ये आप लोग अब होशियार आदमी हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 × 6 36 हो जाएगा, 36। ये मल्टीप्लीकेशन सही से नहीं दिखा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है पहला कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पहले की? तो हम इसको ए मान ले रहे हैं। तो ए जो इवेंट होगा उसमें सैंपल स्पेस में एलिमेंट क्या क्या होंगे? तो सम जो है ग्रेटर देन 9 है, सम जो है ग्रेटर देन 9 है, तो क्या क्या होना चाहिए? तो पहले में हो जाएगा, मान लीजिए पहले में कितना मान लें? पहले में 4 मान लेते हैं, पहले में 4 मान लेते हैं, तो दूसरे में 6 होगा। 9 से बड़ा यानी 10 हो सकता है। फिर 4 आया तो 5 हो जाएगा, और इधर 5 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन 9। और क्या हो सकता है? 6 और 4 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? ये देखिए 10 हो गया, 10 हो जाएगा, यहां से भी 11 हो गया, यहां से 6 और 5 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी मिलेगी क्या? देखिए तो पॉसिबिलिटी या तो 10 हो, 10 से हो सकता है, 4 6 6 4 2 हो गया। 10 कैसे हो सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी है कि 5 5 हो जाए। 11 कैसे हो सकता है? या तो 5 6 हो जाए या 6 5 हो जाए, ये भी दोनों कंसीडर कर लिया। और 12 होने की भी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो अब इतना ही, यानी कि Na जो होगा, Na वो आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो यहां से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 6/36, दैट इज 1/6, 6/36 आपको मिल गया। अब आप चलेंगे, क्या करना है कि गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाइस आपने किसको माना है? पहले वाले को। तो पहला वाला जो है वो 5 शो कर रहा है, ब्लैक डाइस
रिजल्टेड इन 5। पहला वाला जो है वो 5 शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि बी जो इवेंट होगा, पहला वाला 5 शो करेगा, तो दिस विल बी 5 1, ये क्या हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। यही हो सकता है। पहला वाला हमने किसको माना था, ब्लैक को हमने फर्स्ट डाइस ट्रीट किया था, तो ये हो गया। तो कंडीशनल, तो ए अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन देखें तो 5 5 आ रहा है क्या, 5 5, ये 5 6, यही दो आएगा ना, 5 5 आएगा और 5 6 आएगा, 5 5 एंड 5 6। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो मिल गया 5 5 मिलेगा, और दूसरा मिलेगा 5 6 मिलेगा, 5 6। तो हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर हम बात करेंगे तो दिस विल बी 6/36, दिस इज अगेन 1/6। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की बात करेंगे, ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी क्यों आपको निकालना है, आपको क्या निकालना, देखिए हम एक बार लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A when B is already occurred, पहले ही हो गया। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब देखिए A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा ये हो जाएगा 2/36। कितना हो जाएगा, 2/36। तो ये हमें मिल गया 2/36 एंड डिवाइडेड बाई ये कितना मिल गया 1/6। तो ये मिल गया 1/18 इंटू 6, दिस विल बी 1/3। क्लियर है भाई, दूसरा वाला पार्ट तो कर लोगे, अब दूसरा वाला हो जाएगा ना। दूसरे वाले में कह रहा है कि सम जो रिजल्टेंट जो है वो 8 है, ऑब्टेनिंग द सम 8 ऑब्टेन करना है, या तो 3 5 हो सकता है। तो ए जो इवेंट होगा 3 5 5 3, एक तो ये हो जाएगा, 4 4 हो सकता है, 2 6 होगा, 6 2 होगा, 6 और 2 होगा, तो और क्या हो सकता है, इतना ही हो सकता है। तो हम लोग उसमें से भी देख लेंगे। और दूसरा इसमें कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है, कह रहा है कि given that the red die resulted in a number less than 4, रेड डाई जो है, रेड डाई किसको हमने माना है, दूसरे वाले को रेड डाई माना है, तो क्या कह रहे हैं, वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। बी वाला सैंपल स्पेस लिख लोगे क्या, कि वो लिख के दिखाना पड़ेगा हमें। देखिए अगर हम उसमें इवेंट बी की बात करें तो इवेंट बी का जो सैंपल स्पेस होगा, देखिए हम वो लिख दे रहे हैं आपके लिए। ये कह रहा है कि जो बी डाइस वो 6 से क्या है, 4 से कम है, तो ये हो जाएगा 1 2 1 3, सॉरी 1 1 1 2 या तो 1 1 हो जाएगा, या 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, यही हो सकता है 1 के साथ। फिर 2 के साथ ले लो, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 2 होगा, या 2 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 3 1 हो जाएगा, और ये सब आप ये चलते जाएंगे कहां तक, 6 1 से 6 1
6263। तो देख, एक के लिए 3 मिल रहा है तो 6 के लिए 18 मिलेगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की अगर हम बात करेंगे तो 18/36 हो जाएगा। क्लियर है भाई? दिस विल बी 1/2। इवेंट ए लिख लीजिएगा, अब कर सकते हैं अब आप। ठीक है, इसके बाद मैं इसको लीव कर दे रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 किसी ने पूछा था और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13 और 15। कितने लोगों का हो गया है 13 और 15? देखिए इसमें कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स टाइप। इजी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स टाइप का, 200 क्वेश्चंस डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स टाइप, 500 क्वेश्चन इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? ठीक है, इसका मतलब कि आपको यहां पर कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। एक तो है इजी, क्या है, एक इजी क्वेश्चन है और दूसरा जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और यहां पर इजी क्वेश्चन का भी दो पार्ट है, एक पार्ट है मल्टीपल चॉइस टाइप का, मल्टीपल चॉइस टाइप का है भाई, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, ट्रू फॉल्स का, ट्रू फॉल्स टाइप का। ठीक है, तो देखिए इजी में, इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का जो है वो 300 है। इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का वो क्या है, 300 है। और इजी क्वेश्चन, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 500 है, वो 500 है। ठीक है भाई, उसी तरफ अब आप चले ये डिफिकल्ट वाले में। डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप के जो है वो 200 है, 200 है और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स टाइप एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 400 इतना। ठीक है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये आप देख सकते हो, अगर ट्रू फॉल्स टाइप का टोटल क्वेश्चन देखना है तो दिस इज व्हाट 500, और अगर दोनों डिफिकल्ट और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 900 है। तो टोटल जो क्वेश्चन हो गया 900 प्लस 500, दिस इज 1400, 1400 क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई। ठीक है, अब कह रहा है इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन एन इजी क्वेश्चन। तो ए एक इवेंट मान लीजिए, इवेंट ऑफ selecting a easy question, easy क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन, और वो भी कहां से, तो इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, तो देखिए इजी क्वेश्चन जो है वो टोटल कितने हैं, 500 प्लस 300, 800 क्वेश्चन है और टोटल कितने में, 1400 में। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 1400, तो आपको मिल जाएगा ये, दिस इज 4 एंड डिवाइडेड बाई 7, 4/7 मिलेगा। अब कह रहा है गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, तो
प्रोबेबिलिटी, ये जो बी इवेंट होगा, बी जो इवेंट है, द क्वेश्चन is of multiple choice type, टाइप। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कितने हैं टोटल? तो मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चन है वो है 900 डिवाइडेड बाई 1400। तो मल्टीपल चॉइस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर हम बात करेंगे, तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 900 डिवाइडेड बाई 1400। तो ये हमें मिलेगा 9/14। क्लियर है भाई? अब हमें क्या निकालना है? a बाई बी निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी। a बाई बी में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना होगा। ठीक है, a और b सेट मैंने आपके लिए लिख दिया हुआ है, जल्दी से बताइए तो सभी लोग। चैट को आगे कर लेते हैं। हमें फाइनल आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। एवरीवन, जिन्होंने बना लिया है उनको तो आ जाना चाहिए था भाई अब तक आंसर। ओके, और वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? बहुत लोग, बहुत कम लोग। प्रत्येक आंसर आई थिंक सही। अच्छा, दो का आंसर डिफरेंट आ रहा है। मैं सिर्फ इसका ए इंटरसेक्शन बी का पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा हूं मैं, ध्यान रहे। किसी का आंसर आ रहा है 5/9, 5/14। दो टाइप के आंसर आए हैं, करेक्ट कीजिए तो कौन सा होगा? अदनान का आंसर क्या आ रहा है? 9 इंटू, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई कर दिए? नहीं नहीं, वैसे नहीं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। तो देखिए ये जो है कह रहा है कि ये ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग यहां समझिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो ए क्या है? इजी क्वेश्चन है, और बी क्या है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका मतलब कि इजी क्वेश्चन हो और साथ ही साथ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो इजी क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है? 500 है। तो आपको ये जो हमें जो ए इंटरसेक्शन बी में जो वैल्यू मिलेगा या जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 500। तो टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी पे, देखिए ए इंटरसेक्शन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे अगर हम, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें जो होगा 500 हो जाएगा भाई, 500 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 5 बाई, आवाज चला गया? वॉइस नहीं आ रहा है क्या सभी को? राइट, यस और नो? आ रहा है?
प्रत्यय आई थिंक आपके साइड से प्रॉब्लम है, सभी को आ रहा है। अच्छा, लैग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 500 है, तो ऑफकोर्स 500 डिवाइडेड 1400 जो होगा वो होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ मीनिंग समझिएगा। ए क्या था कि वो इजी क्वेश्चन है, और बी क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी वैसे एलिमेंट्स होंगे जो इजी होंगे और मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। तो वो 500 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो 500 डिवाइडेड बाई 1400, 500 डिवाइडेड बाई 1400 हो जाएगा। तो यानी कि 5/1400 हो जाएगा, 5/14। तो ये हमें मिल गया 5/14, और ये तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/14 फाइंड आउट कर ही लिया है। तो आंसर विल बी 5/9। बहुत लोगों का आंसर भी आ गया है, बहुत लोगों का आंसर भी आ गया, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर ये 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी बताना पड़ेगा। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करना है। कह रहा है इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ कह रहा है कि 3 का मल्टीपल आ रहा है तो एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, एंड इफ एनी अदर comes up then a toss is a toss a coin। ठीक है, इसका हम सैंपल स्पेस लिख दे रहे हैं। आप लोग को आई थिंक सैंपल स्पेस लिखने में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो देखिए मैं सैंपल स्पेस लिख दे रहा हूं उसका। 15 नंबर क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस एस होगा, भाई कहीं से हर कीर्तन का सुनाई। चलिए, तो एस जो होगा वो देखिए कह रहा है कि अगर 3 के मल्टीपल आ रहा है तो एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक पहले डाई को थ्रो किया और उसमें से 1 शो कर रहा है, तो 1 शो कर रहा है, इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल तो नहीं है। तो क्या अगली बार क्या हम टॉस करें, एक क्वाइन को टॉस करेंगे। क्वाइन को टॉस करेंगे तो इधर हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1 TH हो जाएगा, 1H या 1T हो जाएगा। फिर या तो 2H, भाई जॉनी भैया कौन है ये? H और 2T हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 3 की बारी आती है। 3 जो आया, तो अब 3 अगर आएगा तो क्या होगा ये, अगर 3 आएगा तो कह रहा है फिर एक डाई को ही थ्रो किया जा रहा है, तो 1, तो 3 1 3 2 3 3 मैं जो भाई मैं रिमूव कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये आई थिंक इस बार अभिनव से हुआ था क्या, तो इस बार निकाल दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। अच्छा अभिनव आपका नहीं था, सॉरी। चलिए, तो ये 3 5 एंड 3 6 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 की बारी आती है, तो 4H 4T, फिर 5 की बारी आएगी तो सिमिलरली 5H 5T, फिर 6 की बारी आती है, तो 6 भी 3 का मल्टीपल है, तो अगेन एक डाई को ही थ्रो किया जा रहा है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 4 6 5
एंड 6 6। अब आई थिंक आप लोग इसको एनालाइज कर लोगे कि देखिए, तो जब 3 के बारी आएगा तो वो कितना हो जाएगा, जस्ट वेट। चलिए, डिस्टर्बिंग एलिमेंट था कोई, तो इसमें, हेलो, मैं ऑडिबल? हाँ। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए। अब तो आई थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, सैंपल स्पेस मैंने इसका लिख दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि find the conditional probability find the conditional probability of the event the coin shows a tail। अच्छा, वो निकल गया क्या यार? मैं एक बार क्लिक कर रहा था, बार बार हो ही नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था। हम्म, मैं अलाउ कर सकता हूँ उसको। बोलो किसी दूसरे आईडी से हो जाए। मैं निकाल रहा था एक जो दूसरा था।
गलती से हो गया होगा। आई थिंक मैंने उसको इंटेंशनली नहीं, मैं उसको निकाल रहा था जो डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को। सॉरी बोल दीजिएगा मेरे साइड से। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। हाँ, वो मैंने देखा है, कौन बोल रहा था, कोई मियाँ खलीफा करके ज्वाइन किया था। चलिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सोज। अच्छा राकेश जी, आप हैं क्या? एक बार उसको अभिनव शायद गलती से रिमूव हो गया है, उसको ज्वाइन करने का देखिए तो, अगर हो पाए तो। राकेश सर, चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है इसमें फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सोज अ टेल। वैसा क्वाइन जो, तो एक प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए जो जो क्या करता हो, टेल को शो करता हो। और कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द क्वाइन सोज 3। अच्छा देखिए, ये तो आंसर ऐसे ही 0 मुझे लग रहा है कि होगा इसका। इसका आंसर 0 होना चाहिए, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ए जो होगा वो क्या कर रहा है, टेल शो कर रहा होगा। टेल शो कर रहा होगा तो ऑफ कोर्स उसके पहले वाला जो होगा 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर कह रहा है कि एटलीस्ट 1 डाई शो 3, ठीक है। कम से कम एक जो डाई है वो 3 को शो करना चाहिए। 3 करना चाहिए तो 3 को शो करेगा, तो दूसरा किसको शो करना चाहिए, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, तो 3 को शोज करेगा तो 3 टेल या 3 हेड तो हो जाएगा, ठीक है। और नहीं, लेट मी चेक। इसमें कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी नहीं मिलेंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। देखिए, कह रहा है कि द क्वाइन शोज अ टेल। ए एक इवेंट मान लीजिए, एक इवेंट मान लीजिए, तो इवेंट मानेंगे तो जो शो करेगा टेल शो करेगा। द क्वाइन शोज टेल, क्वाइन जो है टेल शो करना चाहिए, तो क्वाइन टेल शो करेगा तो ये एक हो जाएगा हमारे पास। पहला तो ये एक हो गया, एक एलिमेंट, दूसरा 2 एलिमेंट, तीसरा तीन ये वाला 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 4, यही 4 एलिमेंट मिलेंगे ए में। ए में ये 4 एलिमेंट जो मैंने रेड कलर से दिखाए हुए हैं। अब कह रहा है कि दूसरे वाले में कह रहा है कि दूसरे की जो बी है, एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3। कम से कम एक जो डाई है वो 3 को शो करना चाहिए, ठीक है। एक जो डाई है वो 3 को शो करना चाहिए, इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूं। देखिए 3 को शो करने वाला एक तो ये है ग्रीन वाला, 1 2 3 4 5 6, ये तो होगा ही। साथ ही साथ यहां पर एक ये हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है आपको। अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ए इंटरसेक्शन बी 0 होना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अगर आप निकालते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी होती है। तो ए इंटरसेक्शन बी 0 आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? ए इंटरसेक्शन बी के प्रॉपर्टी के चलते ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे। देखिए कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कह रहा है कि अगर 2 इवेंट दिए हुए हों ए एंड बी, और वो किसी सैंपल स्पेस एस से क्या है, एसोसिएटेड है, किसी सैंपल स्पेस एस से वो एसोसिएटेड है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो साइमल्टेनियस अकरेंस को शो करता है, साइमल्टेनियस अकरेंस को शो करता है। तो वही हमने लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी denotes that both A and B have occurred. In other words, we can say A intersection B
डिनोट्स द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग उसको ए बी भी डिनोट करते हैं। तो हम यहां से ये कह सकते हैं भाई कि ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ऑफ ए बाई बी की जो वैल्यू होगी, पी ऑफ ए बाई बी की जो वैल्यू होगी, दिस विल बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड दिस पी ऑफ बी कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि हमने बोला था कि अगर जो दूसरा इवेंट, जो इवेंट हो चुका होता है, वो अगर नल इवेंट या वॉइड इवेंट होता है या इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होती है। तो पी ऑफ बी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 1 दे देते हैं। सिमिलरली अगर आपको डिफाइन करना हो, सिमिलरली अगर आपको डिफाइन करना है P B बाई A, P B बाई A, तो you can write P B intersection A divided by P of A, P of A, and here also provided this P of A cannot be zero, P of A cannot be zero। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, अब देखिए P of A इंटरसेक्शन B एंड P of B इंटरसेक्शन B ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि भाई A इंटरसेक्शन B जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A के बराबर होगा। तो वी कैन ऑल्सो राइट कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मिलेगा, A इंटरसेक्शन B, यहां पर देखिए पी बी बाई ए से हमने ये क्या कर लेंगे, पी ए इंटू पी बी बाई ए होगा। ये क्या होगा, पी ए दिस इक्वल्स टू पी ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए, ये भी हो जाएगा। इसका हमने कंडीशन 2 रख लिया या इक्वेशन 2 रख लिया। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लीजिए, लिखेंगे कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आप अगर कंबाइन करते हो तो यू कैन राइट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी, वो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, या यही बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका मीनिंग थोड़ा समझिए। इसका मीनिंग ये कहता है कि अगर दो इवेंट हो रहे हों और दोनों इवेंट क्या हो रहे हैं, दो डिफरेंट इवेंट ए एंड बी, दो इवेंट है, किसी सैंपल स्पेस ए से एसोसिएटेड है, तो अगर उन दोनों इवेंट का साइमल्टेनियस अकरेंस आपको साइमल्टेनियस करनी है, तो हम पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया, इनटू दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे व्हेनेवर द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी अकर्ड, व्हेनेवर द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी अकर्ड, वही लिखा हुआ है। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप कह सकते हो कि पी ए दैट मींस पहला प्रोबेबिलिटी, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी व्हेनेवर द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ठीक है, फर्स्ट वन ऑलरेडी बीन अकर्ड। इसका मतलब क्या होगा कि हमें दूसरे वाले की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी होगी, ठीक है। उसी तरह अगर आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आप ये ऐसे कर सकते हैं कि दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर पहले वाले इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं
मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ या थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ये सब? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? राइट। क्या कह रहा है? मल्टीप्लीकेशन जो थ्योरम है वो कहता है कि अगर आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, दो इवेंट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है? दो इवेंट्स दिया हुआ है, और उस दोनों इवेंट के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, दोनों इवेंट के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप किसी भी एक का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं पहले के निकालिए या दूसरे की, किसी एक का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, और फिर क्या कीजिए, इनटू जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है उसके रेस्पेक्ट में दूसरे वाले की निकाल लीजिए। क्लियर है क्या? दैट मींस अगर आप पहले वाले की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो पहले वाले का प्रोबेबिलिटी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी निकालिए व्हेनेवर फर्स्ट वन इज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कि अगर आप दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेनेवर ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो इसी को तो बी बाई ए बोलते हैं। तो यही है कि अगर दो इवेंट्स हैं, उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है, व्हेनेवर द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी बीन अकर्ड। क्लियर है क्या प्रीति? अब क्लियर हुआ प्रीति? चलिए अब देखिए एक चीज, दो इवेंट हो रहा है और दोनों इवेंट का आपस में कुछ लेना देना नहीं है भाई, दोनों इवेंट का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अगर आपको निकालना है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये समझिए, इसका मीनिंग हमने बार बार मीनिंग पर ध्यान दीजिए। मीनिंग इसका ये कहता है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेनेवर बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। बी जो है पहले ही हो चुका होगा। अब अगर ए और बी में कोई लेना देना नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, इसका मतलब कि इस ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो बी पर डिपेंड नहीं कर रही होगी। तो अगर बी पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो आप ए की प्रोबेबिलिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालिए, या ए की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालिए, दोनों क्या होगा? सेम होगा। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि P ऑफ B बाई ए की वैल्यू निकालिए, तो आप कहो कि ये भाई P भी ही होगा, क्योंकि A और B में कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के इवेंट को बोलते हैं, यहां पे हम बोलेंगे कि हियर A एंड B बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है ए बाई बी, यानी कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेनेवर बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। लेकिन अगर ए और बी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो, दोनों फ्री हो एक दूसरे से, एक का दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कंडीशनल और सिंपल जो प्रोबेबिलिटी होगी दोनों सेम हो जाएगी। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यही लिया हुआ है कि अगर कोई दो इवेंट्स है ई एंड एफ, वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे, वो दोनों इवेंट क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे व्हेनेवर P ऑफ F बाई E। P ऑफ F बाई E का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेनेवर E हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। और यहां पे लिख दिया कि E एंड F क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ भाई? कि दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F की जो वैल्यू है PF के बराबर होगी, और PE बाई F की प्रोबेबिलिटी P के बराबर हो जाएंगे। और इस केस में हम कह सकते हैं thus E and F are two events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other. Such events are called independent events. क्लियर है क्या ये स्टेटमेंट? ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि अगर भाई दो प्रोबेबिलिटी, अगर दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हो,
तो इंडिपेंडेंट है, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब देखिए ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई P ऑफ E बाई एफ है, मान लीजिए P ऑफ A बाई B है या कुछ भी है, मान लीजिए P ऑफ S बाई T है। अगर S और T दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो आपको इसमें देखिए P ऑफ S बाई T का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S whenever T has already been occurred, तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, S की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ S के बराबर होगा, ना कि T के बराबर, ध्यान रहे। ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसके रेस्पेक्ट में, T के रेस्पेक्ट में, अगर ये S और T इंडिपेंडेंट है तो PS के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहां से हम एक लाइन ये लिख सकते हैं भाई, यहां से ये एक लाइन हम लिख सकते हैं कि अभी हमने बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये हमने बोला। और यहां पर आपने देखा तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी हमने बोला, अब अगर हम बोलेंगे इफ A and B both are independent events, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो यहां पर P ऑफ A बाई B की जो वैल्यू होगी वो PA के बराबर हो जाएगी। और इस केस में हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी। ये लाइन क्लियर है क्या? इसी से अगर आपको यहां से देखिए एक्सरसाइज जो 13.2 है वो इसी पर बेस्ड है कि अगर दो इवेंट हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो सिंपली PA इंटू PB कर देते हैं। ठीक है, या दूसरा अगर आपको दो इवेंट को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो आप दिखाएंगे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है वो PA इंटू PB के बराबर होगा। क्लियर है एवरीवन? राइट, यस और नो? क्लियर है तो आगे बढ़े। सॉरी अभिनव, मुझसे गलती हो गया थोड़ा आज। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल करवाते हैं। चलिए, अभिनव लग रहा है गुस्सा आ गया। एक्चुअली उसके नीचे ही तुम्हारा था, तो आई थिंक तुम्हारा भी गलती से हो गया होगा। ठीक है, कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन, देखिए हाँ जो लोग एग्जांपल देखना चाहते थे उनके लिए कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन, कह रहा है कि एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। इफ E is the event, the number appearing is a multiple of 3। क्या कह रहा है, E एक इवेंट है जिसमें जो नंबर अपीयर हो रहा है वो 3 का मल्टीपल है, और F be the event, the number appearing is even। ठीक है, F एक ऐसा इवेंट है जो क्या हो रहा है, जो नंबर अपीयर हो रहा है वो इवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि E और F दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। तो भाई देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ डाई की बात नहीं हो रही, एक सिंपल डाई की बात हो रही है। तो अगर आप सैंपल स्पेस का एलिमेंट देखेंगे तो वो कहां से कहां होगा, 1 to 6 होगा, 1 2 3 4 5। सभी लोग ट्राई कीजिए, एकदम लेमन क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए। ई इवेंट क्या है, इवेंट जो है 3 का मल्टीपल है, तो ई इवेंट में जो इसके एलिमेंट है 3,6 हो जाएंगे। एफ इवेंट क्या है भाई, एफ जो है सिंपल सा है भाई कि एफ बी द इवेंट नंबर अपेयरिंग इज इवन, इवन होगा तो इधर 2 4 और 6 होगा। अब हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की अगर आप बात करते हो तो आपको मिलेगा 2/6 एंड दिस इज समथिंग 1/3, दिस इज समथिंग 1/3।
और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की अगर आप बात करोगे, एफ की बात, तो ये 3/6 होगा एंड दिस इज 1/2। अब E इंटरसेक्शन एफ देखिए तो E इंटरसेक्शन एफ, ये कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा, देखिए 6 दोनों में कॉमन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 6 मिला। तो आपने यहां पे देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो 1/6 है, 1/6। तो पूछा जा रहा है कि वेदर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या? तो हम देखते हैं कि PE इंटू PF, PE इंटू PF, इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 इंटू 1/2 है। ये कितना मिला आपको? 1/6। और ये 1/6 जो प्रोबेबिलिटी आया है वो आया है P ऑफ E इंटरसेक्शन F का। तो ये कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, हम बोल देते हैं कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो PA इंटू PB के बराबर होनी चाहिए। तो ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दैट मींस दिस E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E एंड F क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। समझ में आया प्रीति? गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके लिए आप घर पे कीजिएगा, मैं थोड़ा सा छोटा वाला करा देता हूं भाई। इसमें 3 लिया हुआ है। ये कह रहा है कि देयर आर 4 machines and it is known that the exactly 2 of them are faulty। कह रहा है कि 4 मशीन लिए गए हैं जिसमें से पता है हमें कि 2 जो है एग्जैक्टली फॉल्टी हैं। दे आर टेस्टेड 1 by 1, उनको बारी बारी से क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं इन ए रैंडम मैनर। ठीक है, किसी को उठाया, टेस्ट किया कि सही है कि गलत है, सही है कि फॉल्टी है, साइड किया, फिर दूसरे को उठाया, सही है कि फॉल्टी है, उस तरह से कर दिया। और ये काम तब तक कर रहे हैं जब तक कि बोथ द फॉल्टी मशीन्स आर आइडेंटिफाइड। जब तक कि दोनों फॉल्टी मशीन्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं तब तक ये प्रोसेस हम कंटिन्यूड रखेंगे। तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 टेस्ट आर नीडेड। ठीक है, यानी कि आपको वैसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब 2 ही टेस्ट में दोनों फॉल्टी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ही फॉल्टी आप आइडेंटिफाइड कर लोगे। बताइए तो सभी लोग। ये हाँ, चलिए मैं हिंट दे दे रहा हूं, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। इसके बाद क्लास है मेरी, तो आज मैं जितना चाह रहा था उतना नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट में देख लेंगे उसको। सबसे बनना चाहिए। अदिति, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है बिल्कुल। 1/2 होगा? गलत है, आई थिंक गलत है, गलत है। देखिए पहले तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। नहीं, प्रीति का आंसर गलत है। अच्छा, ये प्रत्युष आपका भी आई थिंक गलत है, आपका भी गलत है। देखिए कह रहा है कि जो प्रोसेस है 2 बार में ही कंप्लीट होने चाहिए, कह रहा है पहला लाइन। हाँ, आपका भी गलत है प्रत्युष। कह रहा है सिंस द प्रोसेस will end in 2 tests। अभी भी गलत है प्रदेश। प्रोसेस जो है
2 टेस्ट में कंप्लीट हो रहा है। ये कब पॉसिबल होगा भाई बताइए? तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या होगा? प्रीति आप बताओ तो। प्रीति, अदिति, प्रत्युष, शुभम, कोई बता सकता है? 2 ही प्रोसेस में दोनों आइडेंटिफाइड कब निकल जाएंगे? तो देखिए ये तभी पॉसिबल होगा। देखिए हम सही वाले को राइट लिख देते हैं, राइट लिख देते हैं सही वाले के लिए, एंड बैड लिख देते हैं गलत वाले के लिए। ठीक है, तो या तो पहली बार में बैड मिले और दूसरी बार भी बैड मिल जाए, यानी कि लगातार दोनों बैड मिल जाए, या लगातार दोनों गुड मिल जाए। गुड, हाँ गुड को जी से लिख लीजिए, जी लिख देते हैं। क्लियर है कि भाई? अगर मान लीजिए आपको दोनों सही मिल गए तो भी आपको पता चल जाएगा कि आप, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से 2 खराब हैं, तो अगर दोनों खराब मिल गया तो भी टेस्ट कंप्लीट हो गया। यानी पहली बार में लिया, पहला जो हमने लिया वो फॉल्टी मशीन मिला, दूसरा भी लिया वो भी फॉल्टी मिला, तो हमने क्या किया, दोनों को आइडेंटिफाइड कर लिया। दूसरा ये हो सकता था कि हम पहला अगर चूज कर रहे हैं मशीन, पहला हमको क्या मिल जाए, वो गुड वाला मिल जाए, यानी सही मशीन मिल जाए, फिर दूसरा भी करने जाए तो दूसरा भी सही मिल जाए। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपको यानी कि जो प्रोसेस निकालना है, यानी कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी, वो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर बी इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन जी, यानी कि दोनों गुड हो या दोनों बैड हो। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी को कैसे निकालेंगे, तो आप पहले निकालिए कि पहला क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, यानी कि पहला अगर आपने पिक किया और आपको क्या मिल गया, फॉल्टी मशीन मिल गया, फॉल्टी मशीन मिल गया। दूसरा भी फॉल्टी मिलने के लिए क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी व्हेनेवर द फर्स्ट वन इज अगेन फॉल्टी। पहला हमें फॉल्टी मिल चुका होगा, या तो दूसरा ये कर सकते थे कि पहला जो आप निकालने जाए तो आपको गुड मशीन मिल जाए, यानी कि राइट वाला मशीन मिल जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट मशीन इनटू दूसरा वाला भी राइट मिल जाए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट मशीन व्हेनेवर द फर्स्ट वन इज अगेन राइट मशीन। ये समझ में आया क्या, ये मैंने कैसे लिखा? अदिति, प्रीति, प्रत्युष, नहीं समझ में आया? देखिए भाई, अच्छा ये तो समझ में आया ना कि 4 मशीन है, 4 में से आपको कह रहा है कि 2 सही हैं और 2 गलत हैं, 2 सही है 2 गलत हैं, तो कोई कह रहा है, कोई बंदा गया और 2 ही बार में आपको दोनों फॉल्टी मशीन क्या करने हैं, अलग कर लेना है, आइडेंटिफाइड कर लेना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप आप क्या करें, पहला उठाया आपने, पहले बार में देखा कि फॉल्टी मशीन मिला, फिर दूसरा आप उठाया आपने तो दूसरा भी देखा तो वो भी फॉल्टी मशीन मिला, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि दोनों फॉल्टी है। दूसरा केस ये हो सकता था कि आपने चारों मशीन में से एक मशीन को उठाया, देखा ये क्या है भाई, तो ये जो गुड मशीन है, राइट वाला मशीन है, सही वाला मशीन है, तो ये कर लिया। दूसरा वाला भी आपने उठाया, दूसरा वाला भी राइट मशीन मिल गया, तो दोनों राइट मिल गए, इसका मतलब जो लेफ्ट वन 2 बचे हुए हैं वो रॉन्ग मशीन होंगे, दोनों फॉल्टी मशीन होंगे। तो ये 2 प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि दोनों जो हमें मशीन मिलेंगे वो राइट हैं कि रॉन्ग है, मतलब फॉल्टी है या सही है। ठीक है, ये 2 कंडीशंस होंगे। दोनों कंडीशन के लिए अब पहले वाले कंडीशन के लिए आते हैं। साइमल्टेनियस अकरेंस का मतलब क्या हुआ कि दोनों मशीन फॉल्टी, और साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ जी इंटरसेक्शन जी का मतलब क्या हो, दोनों मशीन सही वाले। अब दोनों मशीन गलत वाले, फॉल्टी वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, पहला वाला तो क्या होगा, पहले वाले में कोई कंडीशन नहीं है, पहला निकाला भाई फॉल्टी है। दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाला अब हमें पता चल गया कि फॉल्टी है, तो इसका मतलब कि पहले दूसरे वाला फॉल्टी है व्हेनेवर हमें पहले वाला भी पता हो कि फॉल्टी है, तो पी बी बाई बी, सिमिलरली फॉर जी बाई जी। तो देखिए पी बी कितना होगा, तो फॉल्टी मशीन जो है वो आपके पास 2 है, फॉल्टी मशीन 2 है, तो आप कहोगे कि पीबी की जो प्रोबेबिलिटी, पीबी जो होगा, फॉल्टी मशीन 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल बी 1/2, और
पीजी निकालना होगा, तो अगर भाई 2 फॉल्टी है तो 2 सही है, कह रहे एग्जैक्टली 2 फॉल्टी है, तो 2/4 ये भी क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। तो अब देखिए ऐसे निकालेंगे, पीबी जो होगा 2/4 होगा। अब पी/बी, इसका मतलब फॉल्टी मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन एवर द फर्स्ट वन इज अगेन फॉल्टी मशीन। तो फॉल्टी मशीन अब बचा कितना, एक तो ऑलरेडी निकल गया है, तो भाई एक ही बचा, तो 1 बचा है, 1 डिवाइडेड बाई, अब टोटल जो होगा 4 में से एक पहले ही निकल चुका है, 3 बचा, तो 3। सिमिलरली इसके लिए भी होगा, पीजी 2/4 इनटू ये कितना होगा, अब 2 गुड मशीन थे, एक गुड मशीन निकल चुका है, तो दूसरा वाला जो बचा, एक गुड मशीन बचा, और कितने में, 3 में, तो आपको मिल गया दिस इज 2/12 और 2/12, तो ये हो जाएगा 4/12 एंड दिस इज 1/3। क्लियर है क्या प्रत्युष? चलिए, तो हम लोग आई थिंक होली बोल रहे हैं, सॉरी, अब हम लोग मिलने वाले हैं कब, छठ के बाद मिलते हैं, नहीं प्रदेश, दीपावली तो बीत गया, छठ के बाद मिलेंगे ना। मैंने आप लोग के लिए एक चीज देखिए, गुड बाय बोलते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग दीपावली के बाद, ठीक है भाई, दीपावली बोल, देखो बार बार दीपावली लिखे, दीपावली बुलवा दिया हमको, छठ के बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय एवरीवन। देखिए मैंने एक आप लोग के लिए थोड़ा सा ऐसे ले लिया, नॉट ऑल गुड बाइज आर सैड, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स टीचर, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।